हेलो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं विधायिका पार्ट 2, जिसमें हम आगे पढ़ेंगे लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां। बहुत सारी शक्तियां ऐसी हैं जिसमें लोकसभा और राज्यसभा को बराबर शक्तियां दी गई हैं, जिसमें से हम कुछ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा की जो शक्तियां हैं वे बराबर कैसे हैं, किन किन को हम बराबर शक्तियां कह सकते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लोकसभा की शक्तियां और राज्यसभा की शक्तियों को एक साथ पढ़ेंगे। देखते हैं सामान्य विधेयकों को पारित करना। लोकसभा की शक्तियों में हम पढ़ते हैं सामान्य विधेयकों को पारित करना, मतलब लोकसभा जितने भी सामान्य विधेयक होते हैं, सामान्य विधेयक यानी जिसमें संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती, उनको बोलते हैं सामान्य विधेयक। तो सामान्य विधेयकों में लोकसभा की शक्तियां और राज्यसभा की शक्तियां बराबर होती हैं। सबसे पहले हम किसी एक सदन में, लोकसभा में या फिर राज्यसभा में प्रस्ताव पेश करते हैं, तो उसके बाद उस प्रस्ताव में चर्चा होगी, उसके बाद उस पर वोटिंग होगी, उसके बाद कानून तैयार होता है। जो चीज लोकसभा में होगी वही चीज राज्यसभा में होगी। तो सामान्य विधेयकों को पारित करने में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां बराबर होती हैं। नंबर 2 शक्ति, कार्यपालिका पर नियंत्रण करना। कार्यपालिका पर नियंत्रण लोकसभा की एक शक्ति है, जिसमें मंत्रिपरिषद को तरह तरह के प्रश्न पूछकर उस पर नियंत्रण बनाए रखती है। सेम शक्ति राज्यसभा के पास है। राज्यसभा के सदस्य भी लोकसभा की तरह तरह के प्रश्न पूछकर कार्यपालिका पर नियंत्रण बनाए रखते हैं। प्रश्न पूछना जरूरी क्यों है? क्योंकि संसद के सदस्य एक दूसरे से सवाल पूछकर, यानी विपक्षी पार्टियां सरकार से सवाल पूछकर उस पर नियंत्रण बनाए रखती है, ताकि वो कोई अपनी शक्ति का कुछ विशेषाधिकार, यानी जो सरकार के पास जो विशेषाधिकार होते हैं उसका कुछ गलत फायदा ना उठा ले। तो विपक्षी पार्टियां जो होती हैं वे सरकार से अलग अलग प्रकार के नियंत्रण वाले प्रश्न पूछकर उस पर नियंत्रण बनाने की कोशिश करती है। नंबर 3 शक्ति, संविधान में संशोधन। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां, लोकसभा और राज्यसभा की जो शक्तियां हैं वे बराबर होती हैं। जो शक्ति लोकसभा के पास होगी संशोधन करने की, वही शक्ति राज्यसभा के पास होती है। अनुच्छेद 368 के तहत कोई प्रस्ताव जब पेश किया जाता है तो कोई से भी सदन में, लोकसभा में या फिर राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। चाहे राज्यसभा में पहले पेश किया जाए या फिर लोकसभा में पहले पेश किया जाए, किसी भी सदन में जब पहले पेश किया जाएगा तो उसके बाद वो दूसरे सदन में जाएगा, वही प्रक्रिया चलेगी जो पहले सदन में चली थी। संशोधन करने की प्रक्रिया कैसे चलती है? जो प्रक्रिया सामान्य विधेयकों में चली थी वो ही प्रक्रिया संविधान में संशोधन के तहत ही चलेगी। जैसे पहले प्रस्ताव को पेश किया जाएगा, उसके बाद उस पर चर्चा होगी, उसके बाद नंबर 3 चरण में उस पर संसदीय समितियों को भेजा जाएगा। अगर कोई प्रस्ताव या कोई विधेयक को जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उसको संसदीय समितियों को भेज दिया जाता है। दोस्तों, हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि संसदीय समितियां क्या होती है। संसद का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है संसदीय समितियां, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। संसदीय समितियों के पास संसदीय समितियां अपनी वे सिफारिशें उस सदन को भेजती हैं और सदन उस सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। जरूरी नहीं कि संसदीय समितियों की सारी चीजों को मान लिया जाए, पर संसद में क्या होता है, जो सरकार जो समितियां बनाती हैं उन समितियों को सरकार ज्यादातर एक्सेप्ट कर लेती है कि भाई संसदीय समितियों ने जो विचार दिए हैं वे ज्यादा गहराई से विचार करके देती है। सरकार ज्यादातर समितियां बनाती हैं और सरकार उन समितियों को ज्यादातर अपने इस विधेयक में शामिल कर लेती है। इसका एक मतलब ये भी है, अगर सरकार ने कोई समिति बनाई और सरकार उन समितियों को की सिफारिशों को शामिल नहीं करती है तो क्या होगा, विपक्षी पार्टियां ये सवाल उठा सकती हैं कि सरकार ने जो संसदीय समितियों बनाई थी उनकी सिफारिशों को शामिल नहीं कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि सरकार
बहुमत में नहीं है, क्योंकि उसकी संसदीय समितियां उनके विश्वास में नहीं है, तो विपक्षी पार्टियां ये सवाल उठाती हैं। अगर संसदीय समितियों की सारी सिफारिशों को शामिल कर लिया जाता है तो सरकार इन सवालों से बच सकती है। तो इसलिए संविधान में संशोधन के तहत संसदीय समितियों के बाद उसके बाद उस सदन में वोटिंग होगी। वोटिंग होने के बाद उस विधेयक को देखा जाएगा कि भाई यस में वोटिंग ज़्यादा हुई है या फिर नो में वोटिंग ज़्यादा हुई है। अगर यस में वोटिंग ज़्यादा हुई है तो विधेयक को उस सदन से पारित समझ लिया जाता है। उस सदन से पारित होने के बाद, पहले सदन से पारित होने के बाद वो विधेयक अगले सदन में जाएगा। अगले सदन में भी वही प्रक्रिया चलेगी जो पहले सदन में चली थी। अगला सदन भी उसको संसदीय समितियों के पास भेज सकता है। उसके बाद वोटिंग होने के बाद उस सदन से भी अगर वो विधेयक पास हो जाता है तो फिर दोनों सदनों से पास हो गया है। उसके बाद वो विधेयक जाता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास जाने के बाद उस विधेयक की सारी चीजें प्रक्रिया समाप्त हो जाती हैं और राष्ट्रपति जब साइन कर देगा तो विधेयक कानून बन जाता है। ठीक है भाई। उसके बाद हम देखते हैं लोकसभा की और राज्यसभा की अगली शक्तियां। अगली शक्तियां क्या हैं? लोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अगली शक्तियां क्या हैं? लोकसभा या फिर राज्यसभा की शक्तियां क्या हैं? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करना। लोकसभा और राज्यसभा और पूरे देश के विधानसभाओं के सदस्य मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो चुनाव करने में दोनों की बराबर शक्ति है और राष्ट्रपति का चुनाव में तो दोनों की शक्ति बराबर ही है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, तो दोनों की शक्तियां यहां पर भी बराबर हैं। जो एक और इम्पोर्टेंट जो शक्ति है वो है नंबर 5, महाभियोग। महाभियोग महाभियोग यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को अगर पद से हटाना हो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को अगर पद से हटाना हो तो दोनों की शक्तियां यहां पर बराबर हो जाती हैं। अगर उन न्यायाधीशों को पद से हटाना है तो पहले किसी भी एक सदन में प्रस्ताव पेश किया जाएगा, 2/3 बहुमत से उस सदन में प्रस्ताव पारित होगा, फिर अगले सदन में जाएगा, अगले सदन में भी वही प्रक्रिया चलेगी जो पहले सदन में चली थी। अगर दोनों सदनों से महाभियोग सिद्ध हो जाता है, महाभियोग यानी राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन का आरोप सिद्ध हो गया है, तो राष्ट्रपति को तुरंत उस पद से हटना होगा। अगर ये आरोप सिद्ध हो जाता है, राष्ट्रपति पर ये आरोप सिद्ध हो जाता है, तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ेगा। तो हमने देखा कि लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां लगभग बराबर हैं, पर एक चीज यहां पर है कि कुछ चीजें ऐसे भी हैं जहां पर लोकसभा को ज्यादा शक्तियां दी गई हैं राज्यसभा के मुकाबले। उसमें हम पढ़ेंगे कि लोकसभा की शक्तियां ज्यादा क्या हैं, राज्यसभा की शक्तियां कम क्या हैं। आगे हम देखते हैं कि लोकसभा की शक्तियां और राज्यसभा की शक्तियों में अंतर कहां पे है। तो हम देखते हैं कि जो धन विधेयक होता है, सरकार हर साल बजट पारित करती है जिसको धन विधेयक कहा जाता है। ठीक है। सरकार को अब पूरे साल अपने खर्चों को निपटाने के लिए, अपने खर्चे चलाने के लिए संसद से कुछ धन विधेयक पास करवाने होते हैं और उन धन विधेयक का यानी सरकार के पास पैसे होने चाहिए। तो सरकार संसद से उस पैसों की मंजूरी लेती है जिसको धन विधेयक कहा जाता है। ये हर साल सरकार को पारित करवाना पड़ता है जिसको हम बजट भी कहते हैं। तो सरकार जब धन विधेयक पारित करवाती है, यानी सबसे पहले धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। तो लोकसभा के पास ये शक्ति सबसे ज्यादा है कि धन विधेयक को सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में पहले पेश नहीं होगा। तो ये शक्ति लोकसभा की विशेष है राज्यसभा के मुकाबले। तो राज्यसभा को इस विधेयक में क्या शक्तियां हैं? राज्यसभा को सिर्फ नाम मात्र की शक्तियां दी गई हैं। जब धन विधेयक लोकसभा से
पारित होकर राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा को सिर्फ और सिर्फ 14 दिनों तक उसको अपने पास रखने की शक्ति होती है। अगर मान लेते हैं राज्यसभा 14 दिनों तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो 14 दिन के बाद उस विधेयक को राज्यसभा से पारित समझ लिया जाता है। हाँ, राज्यसभा के पास ये शक्ति भी है कि उस विधेयक पर कुछ अपनी सिफारिशें दे सकती हैं, पर लोकसभा उन सिफारिशों को माने या ना माने ये बाध्य नहीं होता। तो हम देखते हैं कि लोकसभा को कुछ विशेष शक्तियां दी गई हैं राज्यसभा के मुकाबले, पर जब भी कोई तो आगे हम देखते हैं कि जब भी संविधान में संघवाद पर यानी संविधान में कोई संशोधन करने की चीज होती है तो उसमें दोनों की शक्तियां बराबर होती हैं, पर जहां पर धन विधेयक की बात आती है तो राज्यसभा की शक्तियां नामात्र की हो जाती हैं। तो दोस्तों अब आगे हम पढ़ेंगे जो हमने शब्द पढ़ा था कि संसदीय समितियां क्या होती हैं। संसदीय समितियां विशेष महत्व की हैं, तो देखते हैं कि संसदीय समितियां क्या होती हैं। संसदीय समितियां संसदीय समितियां हमने देखा कि कोई भी विधेयक जब सबसे पहले किसी सदन में पेश किया जाता है तो उस विधेयक को पहले पेश किया जाएगा, फिर उस पर कुछ चर्चाएं होंगी, उस पर कुछ विरोध भी होते हैं, उस पर कुछ चर्चाएं भी होती हैं। पर जो विधेयक देश हित के लिए ज़्यादा महत्व के होते हैं, देश हित के लिए ज़्यादा महत्व के होते हैं, तो सदन उसके लिए संसदीय समितियों की सिफारिश कर सकता है। ये संसदीय समितियां क्या होती हैं? दोनों सदनों की कुछ अलग अलग प्रकार की समितियां होती हैं। उन समितियों का काम क्या होता है? समितियां यानी कुछ लोगों का एक ग्रुप बना दिया जाता है जो उस विशेष महत्व के विधेयकों पर संसद से बाहर यानी अपने ऑफिस में अपने ऑफिस में उन पर गहन विचार कर संसद को यानी अपने सदन को उन विधेयक की कुछ सिफारिशें देती हैं। तो संसदीय समितियों का काम इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि संसद के जो ज़्यादा काम है उनको अपने ऊपर लेकर संसदीय समितियां उन कामों को अपने ऊपर लेकर संसद से बाहर उन पर गहन विचार करती है। तो संसद के कुछ काम हल्के हो जाते हैं, कुछ कामों का बोझ हल्का हो जाता है, जिसको संसदीय समितियां संसद से बाहर देखती है यानी अपने ऑफिस पर या किसी भी स्थान पर जाकर गहन विचार कर उन पर अपने विचार प्रकट करती है, उनको अपनी सिफारिशों को लिखती है और अपने सदन को भेज देती है। तो संसदीय समितियां इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि संसदीय समितियां गहन विचार करती है यानी संसद से ज़्यादा महत्वपूर्ण काम हो जाता है गहन विचार कर क्योंकि संसद में हम देखते हैं कि विरोध भी होता है, प्रदर्शन भी होता है, बहिर्गमन भी होता है, जिससे कि संसदीय का जो काम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। संसद का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और संसदीय समितियां उन कामों का बोझ अपने ऊपर लेकर उनका काम को कम कर देती हैं। यानी संसदीय समितियों को हम लघु संसद कह सकते हैं, यानी संसदीय समितियों का काम संसद से बाहर करती हैं और गहन विचार करती हैं। तो गहन विचार हो गया क्योंकि संसदीय समितियों में शायद ही वे एक दूसरे का विरोध करेंगे, सिर्फ और सिर्फ संसदीय समितियां उन पर गहन विचार क्या करेगी कि उस विधेयक की सारी अच्छाइयों को अपनी विधेयक में शामिल कर लेंगी, बुरी चीज़ों को या बुरी उस विधेयक की जितनी भी बुरी चीज़ें होंगी बाहर निकालने की कोशिश करेंगी। जब संसदीय समितियां अपनी सिफारिशों को सदन में पेश करती हैं तो सरकार उन समितियों को ज़्यादातर सिफारिशों को शामिल कर लेती है और शामिल करने के बाद उस पर विधेयक पर फिर वोटिंग होती है। तो वोटिंग जब भी कोई मंत्री या फिर सरकारी सदस्य यानी कोई भी मंत्री जब विधेयक पेश करता है तो उसके पास होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। पास होने की संभावना यानी मंत्री जब पेश करेगा तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उसमें जो बहुमत दल होता है, बहुमत दल यानी लोकसभा के सदस्यों का बहुमत दल यानी जिसको आधा प्लस एक से ज़्यादा सीटें मिली हैं, आधा प्लस एक यानी
550 मान लेते हैं, किस लोकसभा की सीटें हैं 550, 550 का आधा कर लेते हैं, तो 550 का आधा लगभग 275, और 275 प्लस 1 यानी जिस भी दल के पास 276 से ज्यादा सीटें होंगी या फिर 276 भी हों, उसको कहा जाता है बहुमत की सरकार। तो जो बहुमत प्राप्त जो दल होता है उसके नेता को कहा जाता है प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री ही अपने इस बहुमत वाले दल से ही मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है, और ये मंत्री ही ज्यादातर विधेयकों को पेश करते हैं। तो जो भी कोई मंत्री संसद में विधेयक पेश करता है तो उसके पास होने की संभावना ज्यादा रहती है, तो लोकसभा से वो विधेयक पारित होकर फिर राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में भी वही प्रक्रिया चलेगी जो पहले सदन में चली थी, यानी पेश होगा, चर्चा होगी, संसदीय समितियों के पास भेजने की आवश्यकता होगी तो वे भी भेजेंगे, और उसके बाद उस पर वोटिंग होगी। अगर संसदीय समितियां की जरूरत पड़ी तो वे भी अपनी समितियों को भेज सकते हैं उस विधेयक को, और वे भी उस सिफारिशों को शामिल करे या ना करे वो बाध्यकारी नहीं होता। उसके बाद उस सदन में भी वोटिंग होती है, और अगर वहां से भी पास हो जाता है तो विधेयक कानून बन जाता है। तो दोस्तों अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कि भाई कोई भी कानून बनता कैसे है, कोई भी विधेयक कब कानून बनेगा, और ये विधेयक क्या होता है और कानून क्या होता है, क्या इनमें कोई अंतर है, अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ते हैं कि विधेयक और कानून में अंतर क्या होता है, विधेयक क्या होता है और कानून क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि विधेयक क्या होता है। जब भी कोई विधेयक यानी कोई प्रस्ताव जब भी किसी सदन में कोई प्रस्ताव पेश होता है कानून बनने के लिए, कोई मंत्री जब भी किसी सदन में कोई प्रस्ताव पेश करेगा तो जब उस प्रस्ताव पर चर्चा हो जाती है और जब उस प्रस्ताव पर सहमति मिल जाती है चर्चा कानून बनने विधेयक बनने के लिए, यानी जब कोई प्रस्ताव पर सहमति मिल जाएगी मंत्रिमंडल की तो वो बन जाता है कोई विधेयक। ठीक है, जब भी कोई प्रस्ताव पर सहमति मिल जाती है मंत्रिमंडल की तो वो बन जाता है एक विधेयक। तो उस विधेयक पर उस सदन में चर्चाएं होंगी, चर्चा होने के बाद वो संसदीय समितियों के पास भी जा सकता है, फिर वोटिंग होगी, फिर जाकर वो दूसरे सदन में जाएगा, दूसरे सदन में भी अगर पास हो जाता है तो फिर जाएगा राष्ट्रपति के पास, और जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर दे देता है तो वो विधेयक बन जाता है कानून। यानी कि कोई भी प्रस्ताव जब तक कानून नहीं बनता है, कोई भी प्रस्ताव जब तक कानून नहीं बनता है तब तक वो चर्चा की प्रक्रिया में रहता है। जब तक वो चर्चा और वोटिंग की प्रक्रिया में रहेगा जब तक उसका नाम रहेगा विधेयक। और जब राष्ट्रपति के जब साइन होकर वो विधेयक पारित हो जाता है तो वो बन जाता है कानून। तो विधेयक और कानून में ये अंतर है, जब तक वो सदन में कानून बनने की प्रक्रिया में रहेगा, कानून बनने की प्रक्रिया में रहेगा, तब तक वो रहता है विधेयक। राष्ट्रपति के साइन होने के बाद यानी हस्ताक्षर होने के बाद वो विधेयक बन जाता है कानून। ठीक है, तो दोस्तों अब हम अगले पार्ट में विधायिका के अगले पार्ट में यानी पार्ट नंबर 3 में हम पढ़ने वाले हैं कि भाई कोई भी विधेयक कानून बनता कैसे है, वे प्रक्रिया सारी पढ़ेंगे। पहली प्रक्रिया यानी पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और राष्ट्रपति के साइन होने तक सभी चरणों के बारे में हम पार्ट नंबर 3 में पढ़ने वाले हैं। तो इसको आप अगले वीडियो में जरूर देखिएगा।